जय हिंद। टेंथ क्लास हमारा टॉपिक द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स चल रहा है एसएसटी में, हिस्ट्री में। इसी का ही नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। इन द जर्मन रीजन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. जर्मन क्षेत्र के बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा हुए, जिसमें प्रोफेशनल्स थे, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और समृद्ध कलाकार जिसमें थे। ये फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए और उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन देयर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। चर्च सेंट पॉल में बनाई गई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हिस्सा लेने के लिए 1831 इसके सदस्य ने जुलूस निकाला। प्रोसेशन किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जुलूस। फेस्टिव प्रोसेशन, खुशी के मारे इन्होंने जुलूस निकाला, खुशी के मारे। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्क सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिच विलियम फोर्थ, किंग ऑफ पर्सिया, ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। जब इलेक्टेड असेंबली ने फ्रेडरिच विलियम फोर्थ को राजा बनाना चाहा, जो कि पर्सिया का था, उसने मना कर दिया और उसने दूसरे मोनार्क्स राजाओं के साथ जाना पसंद किया टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली के खिलाफ। यानी कि जो फ्रैंकफर्ट में चुनी हुई असेंबली थी उसके खिलाफ उसने जाना शुरू किया और दूसरे निरंकुश शासकों के साथ जाना पसंद किया। वाइल द पोजीशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रोंगर। दूसरी तरफ जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। वाइल द पोजीशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम्स स्ट्रोंगर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। पार्लियामेंट का विरोध होने लगा। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस। पार्लियामेंट मिडिल क्लासेस के द्वारा डोमिनेट की जाती थी। हु रेस्ट्रिक्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशियंस कॉन्सिक्वेंटली। लगातार ये वर्कर्स की और आर्टिशियंस की डिमांड को इग्नोर करते रहे। लॉस देयर सपोर्ट, और इस तरह से इन्होंने आर्टिशियंस और वर्कर का सपोर्ट खो दिया। इन द एंड ऑफ ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। आखिर में नेशनल असेंबली जो फ्रैंकफर्ट में बनाई गई थी वो भंग हो गई। डिसबैंड, भंग होना। नेशनल असेंबली भंग हो गई। इसके बाद द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल। वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। यानी कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिले, इसके लिए महिलाओं की ओर से जो आंदोलन किए जा रहे थे वो भी विवाद में चल रहा था। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओवन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। महिलाओं ने अपने खुद के राजनीतिक संगठन बनाए। फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शन में हिस्सा लिया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड। इसके बावजूद उन्हें ठीक है। नीचे फेमिनिस्ट एक की न्यू वर्ड दिया हुआ है, फेमिनिस्ट।
अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्विलिटी ऑफ द जेंडर्स। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का ज्ञान करना ही फेमिनिस्ट, यानी कि महिलाओं के आंदोलन को फेमिनिस्ट आंदोलन कहे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसके बावजूद यानी कि महिलाएं जब उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बना लिए, बैठकों में और असेंबलीज में उन्होंने जाना शुरू किया, अपने खुद के न्यूज़पेपर वगैरह, सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, उन्हें इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान उन्हें वोटिंग राइट्स देने से मना कर दिया। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में चलाई जा रही थी, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, महिलाओं को विजिटर गैलरी में खड़ा होने का ही अधिकार था। महिलाओं को केवल विजिटर गैलरी में खड़े होने का ही अधिकार दिया गया। दो कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, रूढ़िवादी ताकतें जो कि 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई। रेडिकलिज्म जो कि कंजर्वेटिव्स के द्वारा उदारवादी लोगों के आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, किंतु वे पुरानी व्यवस्था को नहीं बना पाए, रिस्टोर नहीं कर पाए, पुरानी व्यवस्था को में रिस्टोर नहीं कर पाए, नहीं बना पाए। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड डिप्रेशन कुड ओनली बी एंड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। अब कंजर्वेटिव्स इस बात को समझ गए थे कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को कुछ रिलीफ्स, ग्रांट, कंसेशन देना के बिना काम नहीं चलेगा, केवल रिप्रेशन, उदार क्रांतिकारी रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। वो इस बात को समझ गए थे कि उनको कुछ कंसेशन और ग्रांट देकर ही नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को समाप्त किया जा सकता है। हैंस इन द ईयर 1848, 1848 के बाद में द ऑटोक्रेटिक मोनार्च ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे। यानी कि यहाँ भी वेस्टर्न यूरोप में जो पहले ही हो चुके थे, 1815 से पहले ही बदलाव हो चुके थे, इन्होंने भी उन्हीं बदलावों को स्वीकार किया। द सर्वटर्म एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड, इस तरह से भूदासत्व, सर्वटर्म किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, भूदासत्व को खत्म किया गया। सर्वटर्म भूदासत्व को खत्म किया गया। बॉन्डेड लेबर, बंधक मजदूरी समाप्त की गई। इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशन इन रशिया, हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में, ठीक है ना, हैब्सबर्ग और रूस में सर्वटर्म और बॉन्डेड लेबर को समाप्त किया गया। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1867, हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा ऑटोनॉमी मीन्स आज़ादी या अधिकार, ज़्यादा अधिकार दिए, उनको स्वयं के शासन करने का अधिकार दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, आप देख सकते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। टॉपिक 4 है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का निर्माण। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का निर्माण। मेकिंग
क्या कहेंगे स्टूडेंट्स यहाँ? निर्माण। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। जर्मनी क्या सेना का राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या सेना राष्ट्र की निर्माता, आर्किटेक्ट निर्माता, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राष्ट्रवाद का डेमोक्रेसी से अलगाववाद होने लगा। ठीक है, 1848 में नेशनलिज्म, फिर जो एसोसिएशन इनका बना था उससे ये अलग, जनतंत्र और क्रांति से अलग होने लगे। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। अपनी पावर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, राष्ट्रवादी भावनाएं, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स राष्ट्रवादी भावनाएं, राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन को प्राप्त करने के लिए। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। इससे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता था जिसमें जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्रीय राज्य बने। यानी कि ये प्रोसेस वो प्रोसेस थी जिसमें जर्मनी और इटली एक यूनिफाइड, एकीकृत, यूनिफाइड स्टूडेंट्स, एकीकृत राष्ट्र राज्य बने। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लासेस जर्मन्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल क्लासेस जर्मन्स में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत थी। हु इज इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट्स गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। 1848 में भी इन्होंने प्रयास किया था कि देश को एक यूनिफाइड, बहुत छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में बनाया जाए और जिसको इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा चलाया जाए। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कॉम्बाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्च एंड द मिलिट्री। इसको मिलिट्री और मोनार्च, निरंकुश राजाओं के इकट्ठा ताकतों के द्वारा दबा दिया गया था। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, जिसमें बड़े बड़े लैंड ओनर्स का भी सहयोग था, जिनको हम जंकर्स बोल सकते हैं पर्सिया के। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। बाद में पर्सिया ने देश के एकीकरण की बागडोर संभाली। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कैरिड आउट द हेल्प ऑफ पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। इस प्रोसेस का जो पूरा श्रेय जाता है, यानी कि इसका निर्माण करता ओटो वॉन बिस्मार्क था, जिसने इस पूरी प्रोसेस को चलाया, जो कि पर्सियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के सहयोग से ऐसा कर पाया। 3 wars ओवर 7 years, 7 सालों में 3 युद्ध लड़े गए विद ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। एंडेड इन पर्सियन विक्ट्री, जिसमें आखिर में पर्सिया की जीत हुई। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलीज। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी ने पर्सा के विलियम फर्स्ट पूरी हुई, और वर्षिया में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1871 में जब यूनिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म हुई तो पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर, एक सेरेमनी में जर्मन एम्परर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, वर्साया में जर्मन एम्परर नियुक्त कर दिया गया। ऑन द बीटर कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871
18 जनवरी 1871 की सुबह बहुत ठंडी थी। एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जर्मन राज्यों के राजकुमारों, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, सेना के प्रतिनिधियों, important Persian minister including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the place of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। ये सभी लोग एक महल में इकट्ठा हुए। जर्मन राज्य के सभी राजकुमार, सेना के मुख्य अधिकारी, प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्सिया के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स, शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स किसको कहेंगे स्टूडेंट? शीश महल, शीशे का बने हुए महल में इकट्ठा हुए। सभी ने पर्सा के विलियम प्रथम के नेतृत्व में नई जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। ये सभी शीश महल में इकट्ठा होकर इन्होंने काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया के नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, आगे बढ़ने की घोषणा की। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। जर्मनी की नेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हुई। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। ठीक है, जर्मन में जब नेशन बिल्डिंग का काम शुरू किया गया तो उसमें पर्शियन डोमिनेंस दिखाई पड़ता था। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्निंग द करेंसी। नया राज्य जोर देता था करेंसी के मॉडर्नाइजेशन पर, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन पर। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। पर्सा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बनी हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, आगे जो हमारा टॉपिक है इटली यूनिफिकेशन, आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर इटली यूनिफिकेशन, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी और इटली का निर्माण किस तरह से हुआ, किस तरह से विलियम काइजर के नेतृत्व में जर्मनी के यूनिफिकेशन की बागडोर संभाली गई और किस तरह से उसने बैंकिंग, करेंसी और लीगल जुडिशरी सिस्टम में बदलाव किया गया। और ये पर्सा का राजा था तो इसलिए इस सभी मॉडल में पर्सा की झलक दिखाई पड़ती थी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।